अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। बरतानिया में क़याम के दौरान आप देखें कि नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने वहाँ पे होम ऑफिस को दरख्वास्त दी थी कि उनके वीज़े में एक्सटेंशन दी जाए, जिसको मुस्तरद कर दिया गया और उनको अपील का हक़ दे दिया गया है। जबकि पाकिस्तान में जितने भी PTI के मिनिस्टर्स हैं वो इसको हुकूमत की जीत करार दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि सनाउल्लाह ज़हरी और जनरल क़य्यूम साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। अब्दुल कादिर बलोच साहब ने नून लीग से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने उनकी इज़्ज़त नहीं की है। दूसरी तरफ अगर PTI की गवर्नमेंट को देखें तो वहाँ पे दावे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप देखें कि अभी तक महंगाई के जिन पे कंट्रोल नहीं हो सका। उसके अलावा जब आज 500 दिन मनाया जा रहा है NCOC की कारकर्दगी का, आप देखें कि बरतानिया ने इंडिया को रेड लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, जबकि पाकिस्तान को अभी भी उन्होंने रेड लिस्ट में रखा हुआ है। तो क्या ये PTI की सफारतकारी की नाकामी है? इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें नून लीग के मरकज़ी रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब ने ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू वेरी मच। पहले सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे मेरा सवाल है कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर क़याम की मज़ीद तोसी में दरख्वास्त दी, जो कि होम ऑफिस ने रद्द कर दी और उन्हें अपील का हक़ दे दिया है। यानी कि उनकी जो बीमारी वाला मामला था उसको होम ऑफिस ने भी कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि आपका क्योंकि अब दौरानिया स्टे का काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो लिहाजा अब आपको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। बराह रास्त आपके सवाल का जवाब। बरतानिया में स्टे के लिए चूँकि मामला पासपोर्ट का है, उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि आप पाकिस्तान वापस जाएं। जब अपील का हक़ दिया जाता है तो इसका मतलब है वो उनको स्टे दे रहे हैं कि आप जाएं अपील करें। और आप चूँकि बरतानिया में आपने वक्त गुजारा है, आपको मालूम है कि अपील और दीगर मराहिल इसमें होते हैं और उनमें बहुत वक्त मिल जाता है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि मुश्किलात की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अगर नवाज़ शरीफ साहब माशाल्लाह इस पोजीशन में इस तरह पॉपुलर लीडर ना होते तो ये मसला भी ना होता। और अगर PTI के हमारे दोस्तों के ख़याल में अगर नवाज़ शरीफ साहब किस्सा पारी ना बन चुके होते तो इनको भी कोई ये ना पूछते, ये बात ना करते, ना अखबारात की लीडें लगती, ना न्यूज़ बुलेटिन में टॉप पे वो स्टोरी होती और ना अब तक ये मामला चल रहा होता। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई सूरत 1.5-2 साल में नहीं, अब फिर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस अरसे में आ जाएंगे वापस। इलाज के बहुत से मामलात हैं कि इलाज क्यों नहीं हो सका अब तक, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो वहाँ के शहरी हैं, वो भी अपने वालिद को रख सकते हैं। ये मैं एक बात कर जी। लेकिन आपको तो याद है कि नवाज़ शरीफ साहब वही हैं जिन्होंने अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी को साथ लेके आए और जेल चले गए। फिर उसके बाद जो भी बीमारी थी, मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो कस्टडी में थे हुकूमत की, कस्टडी में थे नैब की, कस्टडी में थे जेल वालों की, और उसके दौरान उनके प्लेटलेट्स का मामला जो है वो बनना शुरू हुआ और उसके कुछ दिनों के बाद जरदारी साहब का भी बनना शुरू हुआ। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, ये बताइएगा कि अगर किसी के प्लेटलेट्स इतने डाउन हो जाएं जितना बताया जा रहा था, क्या वो शख्स दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ के जहाज़ में बैठ सकता है? पहली बात तो यह है कि वो दौड़ के तो नहीं चढ़े, मतलब कुछ थोड़ी एक्टिविटी। मैं आप सर्च करूँ, मैं मुशर्रफ के दौर में कराची जेल में था, तो हमारे डॉक्टर जो अभी बाद में बल्कि सेनेटर बन गए पीपल्स पार्टी के, वो अपना जरदारी साहब के डॉक्टर भी हुआ करते थे, डॉक्टर आसिम की बात, डॉक्टर आसिम, वो वहाँ होते थे। आसिम नहीं, दूसरे हैं, नाम याद आ जाएगा, सेनेटर हैं। तो मैं चक्कर लगाते वो आए, उनके पास गया तो उन्होंने मेरी पल्स वल देखी, वो घबरा गए, लेकिन जाहिर नहीं कि मुझे कहते हैं जी आप 3-4 चक्कर लगा के फिर आए। मुझे कुछ पता ही नहीं। उन्होंने कहा जी आपका ब्लड प्रेशर तो ख़तरे की हद तक गिरा हुआ था। जब मैं वो 4-5 चक्कर यानी 1.5-2 किलोमीटर भाग के लगा के आया तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल था और मुझे पता भी नहीं था। तो आप तो नहीं, मैं तो नवाज़ शरीफ साहब के साथ 85 से चल रहा हूँ ना। उनकी बहादुरी दलेरी अपनी जगह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके प्लेटलेट्स के बारे में रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड डॉक्टर्स का हुकूमत ने बनाया। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद एक दिन छोड़ के एक दिन यानी अल्टरनेट डेज पे
न्यूज़ बुलेटिन जो उनकी सेहत का था वो जारी करती थी। काबीना में वो गया, इमरान खान साहब ने अपना शौकत खानम से डायरेक्टर भेजा चेक करने के लिए, फिर जनाब अली कराची से एक्सपर्ट्स बुलाए गए जो खून की बीमारियों के, ये सब नवाज शरीफ साहब तो इनके हाथ में थे। नवाज शरीफ साहब को तो लेकिन सदीकुल फारूक साहब, लंदन जाने के बाद कोई ऐसी रिपोर्ट वहाँ से अदालत में नहीं जमा कराई गई। चले हम उनकी बीमारी पे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, अल्लाह ताला उनका सेहत में जुमले और मैं अर्ज़ कर जी दूं। जी। पहली बात यह है कि जो सूरत थी, मैंने कहा, मैं कई जगह ये इल्ज़ाम आयद कर चुका हूँ कि उन्हें जहर दी गई थी। उन्हें बहुत पहले कह रहे थे कि आप जाएं, आप चले जाएं, हम आपके लिए फैसिलिटेशन करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा था, याद होगा, ये मीडिया में आया, ये जनाब सोशल मीडिया पे आया कि एक ताबूत बलूचिस्तान से निकला है, एक सिंध से निकला है, एक KPK से, एक पंजाब से भी निकला, मैं नहीं जाता। फिर उनकी सेहत को यहाँ तक पहुँचाया गया, फिर उनकी वालदा को एक दफ़ा ले जाया गया तो उन्होंने कहा अम्मी इस बात को छोड़ दें। दोबारा जब कहा तो अम्मी ने कहा कि अब इतने बीमार हो गए हो तो मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए बेटा, आप चले जाओ। और बाकी मामलात भी काबीना ने मंजूरी दी। सदीकुल फारूक साहब, आपने जो इल्ज़ाम आयद किया जहर, एक बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर आप लंदन पहुंचते हैं और वहां पे ब्लड टेस्ट करा के आप ये बात साबित कर देती मुस्लिम लीग नून, तो ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम हुकूमत पे साबित हो जाता। क्यों ऐसा काम नहीं किया गया? भाई बात यह है कि जो मुकदमे नवाज शरीफ साहब पर बने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है अपने फैसले में ख्वाजा बिरादरान के ज़माने में कि ये नैब बना ही सियासी वफादारियाँ तब्दील और अपोजिशन को टारगेट करने के लिए तो नहीं कर रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अहमद जवाद साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये इस गुफ्तगू में आपको भी शामिल करते हैं। जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, सदीकुल फारूक साहब ने तो बड़ा उसका एक आसान तरीका बताया, लेकिन मैं वहाँ थोड़ा सा कानून भी जानता हूँ और वहाँ के मोरजी हालात भी। जो होम ऑफिस होता है वो फाइनल अथॉरिटी, उसके साथ जिसने जो भी एप्लीकेशन दी होती है उसको एक मौका अपील का दिया जाता है, लेकिन बेसिकली इनिशियली तो वो अपना मुकदमा हार चुका होता है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए नसीम सिद्दीकी साहब, पहले तो जो स्टेटस है क्योंकि चैनल्स पे मीडिया में डिस्कस हो रहा है और उसमें कुछ लोग एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ एनालिस्ट भी हैं और कुछ हो सकता है कि वो पॉलिटिकल बायस भी हो। मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता, सवाए इसके कि नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एप्लीकेशन जो है आज की तारीख में रिजेक्टेड है, उसका स्टेटस जो है। अब उसके बाद अपील का हक उनके पास है, देयर इज़ नो डाउट, और वो अपील करेंगे भी, हो सकता है कर भी दी हो। और उस अपील का क्या नतीजा निकलेगा, मेरा ख्याल है कि मैं या आप या कोई भी उसके आउटकम के ऊपर गालिबन हम कमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि इंग्लैंड का एक कानून है और वो कानून जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं है, वो कानून वहाँ पे सबके लिए, और वो उसमें जब एक्सेप्शंस बनाते हैं तो वो फिर बाद में उनको वो प्रेसिडेंट फॉलो करने पड़ जाते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के दूसरी जो चीज़ डिस्कस हो रही है सेहत के वाले से, उसको भी मैं नहीं डिस्कस करता, इसलिए कि अगेन प्लेटलेट्स कितने थे कितने नहीं थे, वो सीढ़ियाँ भाग के चले या आस्था चढ़े, उसमें किस बोर्ड ने कहा कि वो बीमार हैं और किसने कहा वो नहीं हैं, और वहाँ पे जाके उनकी एक्टिविटीज़ चाहे वो रेस्टोरेंट्स के हवाले से हैं या उनकी शॉपिंग के हवाले से हैं, उसको भी मैं नहीं डिस्कस करता। वो एक सेहत का मामला है, मैं ना तो उसका कोई एक्सपर्ट हूँ, एक सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे मैं ये कुछ कह सकता हूँ। जो चीज़ मैं समझता हूँ कि जो जिस पे कंसर्न होना चाहिए, हर पाकिस्तानी का होना चाहिए, पाकिस्तान की जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप है या गवर्नमेंट है, उसका ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि नवाज़ शरीफ एक कॉन्विक्ट हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान से 3 महीने की सेहत के लिए अपने इलाज की गर्ज से वो इंग्लैंड गए थे और उसकी गारंटी उनके भाई शहबाज शरीफ ने दी थी और 3 महीने के बाद उन्होंने वापस आना था। अब गारंटर भी इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन जिसकी गारंटी दी गई थी वो आज तक वापस नहीं आई, फॉर वन रीज़न और मैनी रीजंस। दूसरी चीज़ जो है अहमद जवाद साहब, दूसरी चीज़ अगर हम ब्रेक के बाद कर लेंगे, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अहमद जवाद साहब से ये से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले अहमद जवाद साहब आप कहते थे कि दूसरी बात ये है, तो हम मेरे ख्याल से दूसरी बात से स्टार्ट लेते हैं। देखें नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे मैं थोड़ा सा उसकी तसलसल बनाने के लिए जो हम बात कर रहे थे, मैंने जिन चीज़ों पे एतराज़ किया था और जिनके बारे में मेरा कंसर्न है, मैं उन चीज़ों को मैंने नहीं डिस्कस करना चाहता कि वीज़े का आउटकम क्या होगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता है और उसकी टेक्निकलिटी और उसकी लीगैलिटी क्या है। लेकिन एक मेरा पॉइंट था जो कि एक लीगल पॉइंट है कि वो एक कॉन्विक्ट हैं और वो 3 महीने की इजाज़त लेके गए थे, तो उनको वापस आना चाहिए और उनके गारंटर शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा भी कंसर्न है और मेरा ख्याल है इनकी पार्टी का भी कंसर्न होना चाहिए और PMLN की लीडरशिप का भी होना चाहिए। अगर आप तारीख उठा के देखें तो कोई भी सियासी जमात जो है उसकी लीडरशिप अपनी सियासी जमात को रिमोटली नहीं चला सकती। आप माजी में अगर ऐसी एग्जांपल्स देखें जिन्होंने भी सियासी पनाह ली, अपने मुल्क से गए, चाहे वो शाह ईरान हैं, चाहे वो ईदी मीन सऊदी अरब गए, या माजी में हमारे मुल्क से मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब 10 साल का एग्रीमेंट करके गए, या आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो NRO से पहले मुल्क से पॉलिटिकल असाइलम पे बाहर थे और फिर NRO के बाद वो वापस आए। देखें, अगर आप इस सारे टाइम पीरियड को देखें तो वो एक सियासी जमात का जो है ना जवाल होता है। आप MQM की मिसाल ले लें कि अल्ताफ़ हुसैन, जिसकी एक कॉल के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था, लेकिन जब वो रिमोटली अपनी पार्टी को उसने करना था तो वक्त गुजरने के साथ साथ पार्टी पे उसकी ग्रिप भी ख़त्म हो गई और अब उसका नामो निशान नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन जो किसी ज़माने में कितना ताकतवर होता था। इसी तरह जो PMLN है, इसके भी जो चैलेंजेस हैं, जो आपने मुश्किलात की बात की, मियां नवाज शरीफ की बजाय अगर हम ये कहें कि PMLN की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुल्क से बाहर है और उनकी गैर मौजूदगी में पॉलिटिकल लीडरशिप की जो ओनरशिप होती है वो आपको डिवाइडेड नज़र आती है। इसीलिए आपको कभी उसमें शहबाज शरीफ, कभी मरीम नवाज़, कभी उनके बयानिए के दरमियान आपको फ़र्क नज़र आता है, कभी शाहिद खान अब्बासी, कभी बयानिए वाले चौधरी तनवीर। हाँ, ये देखें ना, ये चीज़ें आउटकम होती हैं जब पार्टी की लीडरशिप जो है मुल्क से बाहर होती है। पीछे पार्टी जो है वो टूट-फूट का शिकार शुरू हो जाती है। टूट-फूट शिकार और ये टूट-फूट जो है वो शुरू हो ये सवाल चुकी हुई है। पूछूंगा सदीक फारूक साहब। एक तो ये कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म इस वक्त बरतानिया में ओवर स्टे है, उनका जो केस चल रहा है वो ओवर स्टे के ऊपर चल रहा है। दूसरा, जब बयानिए की बात आ जाती है, आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ले लें, कश्मीर के इलेक्शन ले लें, सियालकोट के इलेक्शन ले लें, क्या ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानिए की शिकस्त है? दूसरी तरफ आप देखें कि आज की खबर है कि सनाउल्लाह ज़ेरी और आपके जो अब्दुल कादिर बलोच है, उन्होंने नून लीग से इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि नवाज शरीफ साहब ने हमें बेइज्जत की है। यही बात जवाद साहब कहते हैं कि पार्टी टूट-फूट का शिकार होना शुरू हो जाती है। पहली बात तो ये है कि आपको ये किसी ने गलत बताया है कि अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ेरी जो हैं वो कल परसों गए। इन्हें गए हुए 1.5 साल, ये आज खबर जो है वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है। ये जवाद साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे। लेकिन उनके साथ पार्टी का कोई रैंक एंड फाइल और कोई नहीं गया। हमारी पार्टी बलूचिस्तान में इंटैक्ट है और बल्कि उनके जाने के बाद ज़्यादा मजबूत हुई है। अगर उनकी वजह से कुछ लोगों में इख्तलाफ था, चूँकि सनाउल्लाह ज़ेरी साहब बड़े नवाब हैं, वो लोगों की परवाह नहीं करते थे। अब्दुल कादिर बलोच साहब जनरल थे, उनको नवाज शरीफ साहब ने एक ओहदे से नवाजा, सारा कुछ हुआ। अब उनको कोई पार्टी वाला या कोई पूछता नहीं। उनका ख्याल ये था कि वो जाएंगे तो सब चले जाएंगे, कोई नहीं गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात जो है वो मैं आता हूँ अपना इस बात पर भी पार्टी के इख्तलाफ राय का। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, बड़ी माकूल बातें की हैं अहमद जवाद साहब ने कि जी ये मामला उसकी हुकूमत का है, वो क्या करती है, अपील का मामला, बिल्कुल ठीक है, यही मैं भी कहता हूँ। अब इस बात पर कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो ये था कि आप जाएं और जब वहाँ डॉक्टर आपकी सेहत को, आपको तंदुरुस्त करार दे दें तो आप वापस आएँ। यही ज़मानत भी मौजूद है। अगर आप कहेंगे खुदा खैर करे तो किसी अगले प्रोग्राम में मैं फ़ैसला भी उठा के आपके सामने रखूँगा, ठीक है? वो ये फ़ैसला है। लिहाजा उस फैसले के चूँकि गए तो कोविड-19 में आप वो रूटीन की चीज़ें बंद ही हो गई, ऑपरेशन वगैरह आपको पता है, ठीक है, बंद थे। और उसमें नवाज शरीफ साहब का जो था मामला, वो जो मामला था प्लेटलेट्स का, वो तो ठीक हो गया। जब वो खास इलाज के जी जब वो चीज़ दी जा रही थी, जैसे प्लेटलेट्स का मसला हुआ, वो बंद हो गई तो वो नॉर्मल हो गए।
अब मैं दूसरी बात ये अर्ज करूंगा कि अब उनका 3rd बाईपास होना है। नंबर 1, 2 तो हो चुके हैं, स्टंट उनके 8 पड़े हुए हैं। ठीक है। तीसरा एक उनकी जो रग यहाँ से दिमाग की तरफ जाती है, एक उसका प्रॉब्लम है। ठीक। तीसरा उनके गुर्दों का भी मसला है। तो ये 72 साल की उम्र है, लोग इस उम्र में या इससे पहले भी बीमार हो जाते हैं। जब लोग जेल से बाहर होते हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, वो नॉर्मल लगते हैं। जब वो जेल भेजा जाता है उनको ऐसे ही मुकदमात बनाकर, जिसकी ऑडियो वीडियो मौजूद है, वो अरशद मलिक साहब की और उसके अलावा भी, और मैंने आपको हवाला दिया है कि हाई कोर्ट्स के फैसले देख लें और सुप्रीम कोर्ट के तो एक नहीं कई फैसले देख लें। रोज़ सरजनिश होती है नैब की कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे लोगों को पता नहीं है और लोगों को ऐसे ही बंद कर देते हो। इस पे इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी फैसला आ गया है कि आप नहीं कर सकते ये काम जो आप करते हो, उठाया बंद कर दिया, कर नहीं सकते हो। और जो कानून की बुनियादी बात है कि जो मुल्जिम है वो तो कानून का एक खुसूसी प्यारा बच्चा होता है। आप इल्ज़ाम लगा के हमें तो बंद कर देते हो। शहबाज शरीफ भी गए, हमजा शहबाज भी गए, अपना उनकी बेटी मरियम नवाज भी गई, मियाँ साहब भी गए। भाई बाकी लोगों पर, आपकी पार्टी पर आपने तो कहा था कि मुझसे शुरू करें, तो क्या है हमने कहा अब हम नैब के कवानीन में तरमीम नहीं चाहते। हम भुगत चुके हैं, लेकिन रातों रात जनाब आर्डिनेंस आ गया। किसको बचाने के लिए? अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आ गई अपना पेशावर मेट्रो पे, बिलियन ट्री सुनामी पे आ गई, वो 5 करोड़ दरख्त भी नहीं लगे हुए। इसके अलावा अभी चीनी स्कैंडल है, गंदम स्कैंडल है, LNG स्कैंडल है, पेट्रोल स्कैंडल है। अब तो कोविड-19 के लिए 1.3 बिलियन जो आए हैं वो फंड्स गैर मुल्की इमदाद, वो उसका जनाब अली रिपोर्ट नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया DG ऑडिट को, ऑडिटर जनरल को, कि वो ना जारी करें अभी। तो ये तो बहुत सी बातें हैं भाई, आप हमें क्या बात। और दूसरी बात बयानिए की, भाई जिस पार्टी के कुछ 100-200 तर्जुमान हो, बयानी के तो आपके रोज़ है, रोज़ आपकी पार्टी फेल हो रही है, रोज़ आपके लोग फेल हो रहे हैं। कभी एक तब्दील करते हो, कभी दूसरा तब्दील करते हो, कभी कमिश्नर है, कभी चीफ सेक्रेटरी है, कभी IG है, कभी मामला तो आपकी पार्टी से चल रहे हैं। मैं अपना सवाल छोड़ता हूँ, आप बल्कि जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने सवालात उठाए, अगर आप उनका जवाब देना चाहें। देखिए नसीम साहब, जहाँ तक स्कैंडल्स का जिक्र किया है सिद्दीकुल फारूक साहब ने, ये मेरा ख्याल है पहली हुकूमत है कि जिसने किसी भी स्कैंडल को या किसी भी करप्शन के केस को, ये तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा ना कि हमारा मुआशरा जो है वो करप्शन की दलदल में फंसा हुआ है। और ये करप्शन की दलदल में हम इसीलिए फंसे हुए हैं कि पिछले 2-3 दहाइयों से जिस तरह से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की गई, जिस तरह से मेरिट को वायलेट किया गया, जिस तरह से इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह से जजेस को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया, अब जाहिर है कि ऐसा मुआशरा जो है उसमें करप्शन तो है। अब 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इस करप्शन को, इसका जिक्र ही ना करें, आप इसका कोई ये वाक़या हो जाए आप आंखें बंद कर लें। जैसे कि माजी में शुगर की मिसाल ले लें, शुगर का आप समझते हैं कि क्या ये सिर्फ 2018 के बाद पहली दफ़ा कि शुगर की प्राइसेस में इशू आया है या पहली दफ़ा शुगर स्कैंडल आया है? ये तो पिछले 20 साल में शायद हर साल जो है शुगर स्कैंडल आता था। ये शुगर माफिया मौजूद था, हर दफ़ा वो अपना कमाई करके और वो जो करप्शन और ये सब कुछ करके दे यूज टू गेट अवे। लेकिन इस हुकूमत में ये जुर्रत है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो वो उसके माफिया, उसके पीछे जो माफिया होता है उसको एक्सपोज करने के लिए इंक्वायरीज करवाती है। और इंक्वायरीज का तरीकाकार वही है जो हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद है कि इसका आगाज़ जो है वो किसी कमीशन होता है, इंक्वायरी कमीशन से, फिर वो FIA है, फिर उसकी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक वो नैब के पास जा सकता है या वो किसी हायर कोर्ट में जा सकता है। अब ये तो हमारे यहाँ एक निज़ाम है कि जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। या तो ये था ना कि PTI की हुकूमत 2018 के बाद आती और उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती कि जिसमें ये सारे प्रोसेस जो हैं वो बाईपास करते और हम किसी बंदे को पकड़ते और उसको जेल में कर देते या उसको उल्टा टांग देते या सीधा टांग देते। ऐसा तो सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो वही है कि जिससे आपने इस करप्शन को, वाइट कॉलर क्राइम के अंदर जो ये चीज़ें ये ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, इनको साबित करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनको उस
इंसाफ के उस प्रोसेस से गुजारना जो है। लेकिन जिस चीज़ की हमें तारीफ करनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन को एक इशू बनाया गया। आप देखें रिंग रोड की, मैं आपको एग्जांपल देना अगर चाहूंगा। तारीफ हम ब्रेक के बाद कर ले तो बेहतर रहेगा। चलें जी, यहाँ ठीक पे है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर तगड़ी होते हो हैं। जाएगी तारीफ। वेलकम बैक। अच्छा अहमद जवाद साहब, आप कुछ तारीफ करने लगे थे ब्रेक से पहले। मैं दो सवाल आपको और डाल देता हूं ताकि आप उसको भी शामिल कर ले। एक तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आप देखें कि अभी खबर आई है कि जमशेद दस्ती साहब के भाई को मुजफ्फरगढ़ में कत्ल कर दिया गया, जबकि पिछले दिनों आपने देखा कि वज़ीर आला की कुछ देर रवानगी के बाद मुबशर खोकर, जो कि असद खोकर MPA के भाई हैं, उनका मर्डर हो जाता है। दूसरी तरफ मैं कोविड की बात ज़रूर करूँगा क्योंकि आज 500वां दिन मनाया जा रहा है NCOC की परफॉर्मेंस के ऊपर, और पाकिस्तान में कोई शक नहीं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आप देखें कि बरतानिया ने जो इंडियन वायरस था, जिसका बाद में नाम डेल्टा वायरस कर दिया गया, वहाँ पे इतनी अमवात भी हो रही हैं, इतने केसेस भी हैं, उसको उन्होंने रेड लिस्ट से निकाल के अंबर लिस्ट में डाल दिया है। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया। क्या ये हमारी सफारतकारी की नाकामी है? ये उन तारीफ़ों के साथ आप इन दो सवालों के जवाब भी अगर दे दें। देखें, मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि इस हुकूमत के हवाले से जब स्कैंडल्स का जिक्र किया जाता है, आप एक एग्जांपल लें रिंग रोड की, कि इसमें इस मामले को दबाया जा सकता था, किसी को नहीं पता था, कोई मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था या इसको कोई अपोजिशन ने इसको हाईलाइट किया था। ये तो प्राइम मिनिस्टर के अपने इनिशिएटिव के ऊपर, उनको जब इन चीज़ों का पता चला, उन्होंने इसकी इंक्वायरी खोल दी, और उसके ऊपर आपको पता है कि उनके करीब 3 साथियों में जुल्फी बुखारी साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया, और फिर आपको पता है कि उसके हवाले से एक इंक्वायरी आती है और उसमें सीनियर ऑफिशल्स जो हैं उनको अरेस्ट भी किया जाता है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, और भी ये ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला। इसमें ये पंजाब एंटी करप्शन ने किया, और इसके बाद इसका जो डोमेन है वो शायद नैब को करना होगा, क्योंकि वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन तक महदूद होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें PTI हुकूमत के लिए कोई ताना नहीं होनी चाहिए ये स्कैंडल्स के ऊपर, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि PTI की हुकूमत हर करप्शन के स्कैंडल पे या हर करप्शन की कोई भी इंसिडेंट के ऊपर उसका नोटिस लेती है, उसको एक कानूनी तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, और उसमें अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उनको पकड़ा जाता है, चाहे उनका ताल्लुक आपकी अपनी हुकूमत से क्यों ना हो। अब दूसरी बात जो कोविड के हवाले से आपने की है, देखें जो आज की तारीख में मुझे पता है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, उन्होंने आज इस बात का अंदिया दिया है कि पाकिस्तान को भी रेड लिस्ट से जल्द निकाल लिया जाएगा। अब वो जल्द चंद दिनों में होता है या चंद हफ्तों में होता है, तो पहले तो हम इस बात को, ताकि ये जो कंसर्न है कि इंडिया हो गया और पाकिस्तान पे अभी तक पाबंदी है, तो लेट्स कीप दिस थिंग इन माइंड कि आज की स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान भी रेड लिस्ट से इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है उससे निकल आएगा। और इसके अलावा आप ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात की पंजाब के अंदर। देखें, अगर कोई कत्ल हो जाता है, अगर कोई अगवा हो जाता है, इसकी तो गवर्नमेंट कोई ये तो नहीं कहेगी जी कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। अब उसके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाना चाहिए या लिया जाता है PTI की हुकूमत में, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स मिलेंगी कि कितनी तेज़ी से। मैं आपको यही, जो इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या हुआ है कि जिसमें आप देखें कि कितने ताकतवर लोग थे, उन ताकतवर लोगों को उसके माँ बाप को भी पकड़ा गया क्योंकि वो उसमें फैसिलिटेटर के तौर पे सामने आए थे, और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। इससे पहले पिंडी के अंदर एक वाक़या हुआ, उस पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी खुद इनिशिएटिव लिया गया। यानी कहने का मकसद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के, जिस तरह करप्शन की मैंने आपको बात की, लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज़ हैं और हम उनको फेस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हुकूमत इन वाक़यात के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है, कितनी तेज़ी से एप्रीहेंड करती है उन मुजरमों को।
उनको अरेस्ट करना और उसको इन्वेस्टिगेशन उसको इख्तिताम तक लेके जाना, ये ज़्यादा अहम है कि हम इसके तदारक के लिए क्या कर रहे हैं। और जिस दिन हमारे मुल्क में डेटरेंस पैदा हो जाएगा, और ये डेटरेंस ही पैदा हो रहा है ना, कि जब आप ताकतवर को भी पकड़ते हैं, आप एक कमज़ोर के मुकाबले में एक ताकतवर के मुकाबले में कमज़ोर के साथ खड़े होते हैं, तो ये डेटरेंस ही पैदा हो रहा है ना। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप क्या जी जी बिल्कुल नए साल जी की ज़रूरत क्या है? मैं पहले तो मैं फिर ये कहूँगा कि जवाद साहब का मैं एहतराम करता हूँ। रेड लिस्ट से नाम खारिज अब तक ना होना, ये मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि हो जाएगा, लेकिन इंडिया जहाँ लाखों लोग लाशें दफनाने का मौका नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने जलाना बंद कर दिया, फिर मुसलमानों की तरह दफनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और डेल्टा वायरस से दुनिया खाइफ है, उसको रेड लिस्ट से निकालना, और हमें नहीं। हमारी कुल हमारे वो प्यारे थे जो 21,000 22,000 शहीद हुए हैं कोविड-19 से, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा इनाम है। तो ये सफारती नाकामी सिर्फ ये नहीं है। एक और याद दिलाऊँ, अभी जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें पाकिस्तान को नहीं बैठने दिया गया, ये भी सफारती नाकामी है। कश्मीर पे भी हम, वो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो 7 मुल्कों का और उसका जो वज़ीर ख़ारजा है वो 23 मुल्कों का दौरा करके मकबूजा कश्मीर हड़प कर जाते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी सफारती नाकामी है। सऊदी अरब का वापस ले लेना पैसे, कड़ो पैसे वापस, ये भी सफारती नाकामी है। तो खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी बात जो ये कहा गया है कि जनाब वो पकड़ लिया है और वो इंक्वायरी होती है, हुजूर जहांगीर तरीन की इंक्वायरी तो आपकी पार्टी के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र करें, और हमारी इंक्वायरियाँ पड़ी रहें, और नैब पकड़ के जनाब हमज़ा शहबाज को 1.5 साल कैद कर दे, शहबाज शरीफ साहब को 11 महीने कैद कर दे, मरियम नवाज़ को कैद कर दे, और उसके बाद जब वो फैसला हो ज़मानत का तो वहाँ पूछे हाई कोर्ट क्या है मुकदमा, लाओ ज़रा, और वहाँ जनाब कुछ भी नहीं है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी अपनी पार्टी का ये हाल है। अच्छा ये कि जी नोटिस ले लिया, नोटिस लिए, 2 साल हो गए, चीनी के पैसे बरामद किए आपने गंदम स्कैंडल से पैसे बरामद किए, एक ऐलान कर क्रॉप हुई है 10.2 मिलियन टन गंदम हो गई है, यानी 1 लाख दावा आया। हमारी मुल्क की जरूरत है 55 लाख टन। इसका मतलब यह 45 और 2 47 लाख टन गंदम सरप्लस है। फिर 1 महीना पहले इन्होंने कहा जी काबीना ने मंजूरी दी जी 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करते हैं। अभी 4 दिन पहले कि नहीं 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करते हैं। तो जब आपके पास 47 लाख टन ऑलरेडी सरप्लस है, आप ही के ऐलानात के मुताबिक 20 लाख टन और क्यों? फारूक साहब वक्त की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि पार्टिसिपेंट्स ने, अहमद जवाद साहब का कहना था कि इस दौर में अगर करप्शन हुई है तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक्शन लिया है फौरी तौर पे, और अगर कुछ भेड़िए काली भेड़ें मौजूद थी उनके सफ़ों में भी तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। सिद्दीकुल का कहना है कि हमारे साथ रवैया मुख्तलिफ है, जबकि हुकूमती जो रवैया है वो मुख्तलिफ है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।